व्यू 360 में रूस को यूक्रेन पर बिलाजवाज हमले का जवाब देना पड़ेगा। सदर बाइडेन, दुनिया के पास सख्त ताज़ीरात के नफाज के बाद मजीद क्या मुतबादिल हैं। रूसी अफवाज का चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा, क्या किसी जौहरी हादसे का खतरा बन सकता है। और बढ़ती हुई महंगाई में जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तांबुल के मेयर का एक रिवायत का अनोखा इस्तेमाल। एक का हक 3 इजाफी रोटियों की अदायगी करता है। मैं ऑन दी हुक वाले इस बोर्ड पर 3 लिख देता हूँ और ज़रूरतमंदों को पता चल जाता है कि मुफ्त रोटी दस्तयाब है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। रूसी अफवाज की यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव की जानिब पेशकदमी जारी है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन को रूस की जानिब से हमले के इब्तदाई मराहिल में संगीन नुकसान का सामना करना पड़ा। सदर ज़ेलेंस्की के एक मुशीर के मुताबिक अब तक कम अज़ कम 40 अफराद हलाक हो चुके हैं। यूक्रेन पर रूसी अफवाज के हमले के बाद सदर बाइडन ने कल अपने खिताब में रूस के खिलाफ सख्त पाबंदियों का ऐलान किया। मज़ीद जानेंगे नीलोफर मुगल से इस हवाले से कि किन पाबंदियों का ऐलान अमेरिका की तरफ से किया गया है। नीलोफर इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। नीलोफर, रूस पर इक़्तिसादी पाबंदियों के अलावा अमेरिका की तरफ से इस हमले के रद्द-ए-अमल में क्या इक़दाम सामने आए हैं? क्या सदर पुतिन पर बराह रास्त भी कोई ताज़ीरात आयद की गई हैं? जी असद, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर बराह रास्त कोई ताज़ीरात या पाबंदी तो नहीं आयद की गई, लेकिन अमेरिका की जानिब से जो नई पाबंदियाँ सामने आई हैं इनमें रूसी बैंकों, वहाँ की सियासी अमीर तरीन शख्सियात, इसके अलावा जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों को जो है निशाना बनाया गया है, जिससे उनका जो है फ़ौजी सलाहियत और एरोस्पेस का सेक्टर मुतासर होगा। सदर बाइडन ने ये कहा है कि अगरचे इन पाबंदियों के जो असरात हैं वो बहुत जल्द सामने नहीं आएंगे, इसमें कुछ वक्त जो है वो लगेगा। और हम ये देख रहे हैं कि कानून साज जो है अमरीकी, उनकी जानिब से मुख्तलिफ किस्म का जो रद्द-ए-अमल है सामने आ रहा है। कुछ सदर बाइडन के पाबंदियों वाले इक़दाम को जो है सराह रहे हैं, कुछ का ये कहना है कि पाबंदियाँ ऐसी होनी चाहिए जो कि वहाँ मकामी लोगों पर असरअंदाज ना हो, यानी रूस की जो आवाम है। और वाइट हाउस ने मज़ीद 7,000 अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो जर्मनी भेजने का ऐलान किया है। इस तरह इस माह भेजे जाने वाले जो अमरीकी फ़ौजियों की तादाद है वो कुल 12,000 तक पहुंच जाएगी। लेकिन ये वाज़े कर दिया गया है कि कोई भी अमरीकी फ़ौज कोई भी जो अमरीकी फ़ौजी है वो बराह रास्त यूक्रेन के अंदर जो फ़ौजी मुदाखलत है उस पर असरअंदाज या उसमें वो हिस्सा नहीं लेगी। वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा है कि वो यूक्रेन से आने वाले पनाह गुज़ीनों को अमेरिका जो है हर किस्म की मदद देने के लिए तैयार है, और वो यूक्रेन के जो पड़ोसी हैं उनको भी इस हवाले से मदद देने का जो है ख्वाहां है। जी सर। नीलोफर, आलमी सतह पर यूक्रेन जंग के पेश नज़र रूस के ख़िलाफ़ और भी कोई इक़दाम हुए हैं, उनकी डिटेल्स जो पिछले 24 घंटे में सामने आई हो? असद, अगर भारत की तरफ नज़र डाली जाए तो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन करके उनकी तशद्दुद से बाज़ रहने की उन्हें तलकीन की है। और अफ़गानिस्तान से बयान सामने आया है कि उन्होंने दोनों फरीकों पर ज़ोर दिया है कि वो तशद्दुद से बाज़ रहें, ख़ास तौर पर शहरी हलाकतों से। उन्होंने तालिबान ने जो है उस पर तशवीश का इजहार किया है। आलमी सतह पर मज़म्मती जो बयानात हैं उनका सिलसिला जारी है। मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। हम देख रहे हैं कि बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और ताइवान ने भी एक मुश्तरका इक़दामात करके यूक्रेन पर रूस पर इक़्तिसादी पाबंदियों का जो है ऐलान किया है। और इस तरह उनका कहना है कि इससे उनके जो मालियाती इदारे हैं और जो टेक्नोलॉजी का सेक्टर है वो मुतासिर हो सकता है। ईरान का ये कहना है कि वो बराह रास्त रूस की जो कार्रवाई है वो हमले की मज़म्मत नहीं करता, लेकिन वो तशद्दुद के ख़िलाफ़ है। और इस तरह चीन ने भी जो रूसी जारहियत है उसको हमला कहने से इनकार किया है। बहुत शुक्रिया नीलोफर मुगल, आपका अमेरिका और दुनिया भर से क्या रिएक्शन था इस हवाले से आप हमें बता रही थी। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अक्सर मुल्क यूक्रेन से अपने शहरियों के इनखला के लिए फ़िक्रमंद है। पाकिस्तान के भी बहुत से शहरी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। मोना काजिम शाह ने खरकीव में एक पाकिस्तानी सहाफ़ी और ब्लॉगर नुमान आलम से बात की। सरकारी आदाद-ओ-शुमार का हवाला देते हुए नुमान ने कहा कि यूक्रेन में कुल 3,500 पाकिस्तानी हैं। माहौल यहाँ पर बहुत पैनिक है, लोग बहुत खौफ व हरास का माहौल बना हुआ है। मैंने अपनी पूरी 18 साल क़याम के दौरान
यूक्रेन में सड़कों के ऊपर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं देखी जितनी आज मैंने सुबह 8 बजे देखी। ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह पे क्या हाल है, गैस स्टेशंस पे? ग्रोसरी स्टोर जो हैं वो तकरीबन एम्प्टी हैं, बिल्कुल खाली हो चुके हैं। गैस स्टेशंस के ऊपर बहुत लंबी लंबी कतारें थीं, लेकिन अब से 2 घंटे पहले मुझे ये सुनने में आया है कि पेट्रोल जो है वो खत्म हो चुका है। अच्छा नुमान, यूक्रेनियन हुकूमत जो है वो किस किस्म के मैसेजेस दे रही है? क्या वो टीवी पे अपनी आवाम से राब्ते करने की कोशिश कर रही है या वेब के थ्रू? जी बिल्कुल है। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साहब, वो हर 2-3 घंटे के बाद मैं देख रहा हूँ कि वो खुद भी घबराए हुए हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छी जो बात लग रही है वो यही है कि वो बार बार आके लोगों से यही कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका प्रेसिडेंट हूँ, हम यूक्रेनियन हैं, हम इकट्ठे मिलकर इस चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। आपसे मैं बार बार गुजारिश करता हूँ। तो वो बार बार आके गुजारिश कर रहे हैं कि लोगों मेहरबानी करें, आप पैनिक ना हों, कुछ भी नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ, मैं भी इधर हूँ, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा। पूरे यूक्रेन की जो अंडरग्राउंड हैं और स्टेशंस हैं वो लोगों से भरे हुए हैं, क्योंकि वो एक उसको एज ए बंकर जो है वो यूज करते हैं। तो आपने बताया कि कर्फ्यू के बावजूद और इन तमाम याद दहानियों के बावजूद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की तरफ से लोग जो है वो आप कह रहे हैं चलने की जगह नहीं है, सड़क पे ट्रैफिक जैम हुए हुए हैं, तो लोग हिफाजत के लिए क्या बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं? जी सुनने में आया है कि पोलैंड ने और स्लोवाकिया ने अपने बॉर्डर्स खोल दिए हैं यूक्रेनियंस के लिए। बल्कि अभी 5 मिनट पहले जब मैं आपसे बात करने से पहले मुझे ये भी इत्तला मिली है कि रोमानिया ने भी अपना बॉर्डर खोल दिया है, कि कोई भी यूक्रेनी या कोई भी दूसरा शख्स जो है वो अगर अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स उसके पास जो है वैलिड वो लेकर बॉर्डर को क्रॉस कर सकता है। और चेक रिपब्लिक ने ये ऐलान किया है कि जो भी यूक्रेन के जंगज़दा इलाके से हमारे पास आएगा तो उन्होंने उनको माहाना कोई ग्रांट देने का वादा किया। पाकिस्तानी एम्बेसी के मुताबिक उन्होंने एक डेडिकेटेड पॉइंट बनाया है जहां पे सभी पाकिस्तानी जो हैं वह जमा हो सकते हैं, जहां से उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। कुल 3,500 पाकिस्तानी अभी तक मुख्तलिफ इत्तलात के मुताबिक और सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक यूक्रेन में मौजूद हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले के मुहर्रिकात क्या हैं? सदर पुतिन के यूक्रेन पर इस चढ़ाई के फैसले को रूसी अवाम की कितनी हिमायत हासिल है? वॉइस ऑफ अमेरिका की मोना काजिम शाह ने मिडिल टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में रशियन स्टडीज़ के डायरेक्टर प्रोफेसर आंड्रे कोरोबॉव से बात की। Well, the scale of invasion has taken everybody by surprise. जिस पैमाने पर यह हमला हुआ है उसने सबको हैरान कर दिया है। अब पता चला कि ये दरअंदाजी रूसी इलाके से बेलारूस तक फैली हुई है और ये किसी हद तक हैरान कुन है, क्योंकि ऐसा करने से बेलारूस के रहनुमा लुकाशेंको अपनी तमाम तर खुद मुख्तारी खो चुके हैं और वो मुकम्मल तौर पर पुतिन के कंट्रोल में हैं। गालिबन इसकी जड़ें अगस्त में अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला से जुड़ी हैं, जिसे पुतिन ने अमूमी तौर पर अमरीका की कमज़ोरी की अलामत के तौर पर लिया था। हम कह सकते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो एक तरफ वाज़ेह तौर पर पुतिन के बढ़ते हुए अस्करी झुकाव का नतीजा है। दूसरी वजह अमरीका की बतदरीज चीन की तरफ बढ़ती हुई तवज्जो। अमरीका की तवज्जो यूरोप से शुमाली बहरुल काहिल की तरफ जा रही है और उससे सियासी खला पैदा हो रहा है। और जैसा कि सियासत में होता है, अब दूसरी ताकतें इस खला को पुर कर रही हैं। पुतिन रूस की रवायती ताकत की तामीर नौ के लिए इस मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश में हैं। And well, to reinstall the imperial, if not borders, then at least zone of influence. Mr. Putin said that he मिस्टर कोरोबकॉफ, प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि वो कीव के 8 साल से जुल्म के शिकार लोगों के दिफा की खातिर वहाँ गए हैं। क्या पूरी रूसी कौम उनके इस नज़रिए से मुत्तफिक है? nation, does the entire nation buy this form of rhetoric? I think no. 8 years ago, there was a pretty strong support. मेरा नहीं ख्याल। 8 साल पहले पुतिन के क्राइमिया के अलहदगी के इक़दाम को काफ़ी मजबूत हिमायत हासिल थी, जिसे बहुत से रूसी तारीखी लिहाज से रूस का हिस्सा समझते हैं, लेकिन अब उन्हें ज़्यादा हिमायत हासिल नहीं है। ये वाज़ेह है कि 8 साल पहले के मुकाबले में इस ऑपरेशन के बारे में बहुत कम जोश व खरोश है। इस बड़े पैमाने के ऑपरेशन का मतलब ये है कि रूस में ख़ानदानों की एक बड़ी तादाद को इस जंग में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि उनके प्यारों को फ्रंट लाइन पर भेजा जाएगा। लाखों रूसियों के रिश्तेदार यूक्रेन में हैं। मुतादिद यूक्रेनी शहरी मुस्तकिल बुनियादों पर रूस में मुकीम हैं और यकीनन वो इस वक्त सकते की हालत में हैं। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि पुतिन मुल्क में सूरत हाल से कैसे निमट रहे हैं।
پیر کو جو کچھ ہوا وہ روسی تاریخ میں بے مثال تھا، جب صدر نے اعلیٰ ترین اشرافیہ، ارکان پارلیمنٹ اور ایوانوں کے اسپیکروں کی ایک طرح کی پریڈ کروائی اور ان میں سے ہر ایک کو اس فیصلے کے لیے حمایت کا اظہار کرنا پڑا۔ for the government and for Putin personally. So Putin has said to the Ukrainians that put your weapons down or be ready for bloodshed. صدر پوٹن نے یوکرینیوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں یا خون ریزی کے لیے تیار ہو جائیں۔ دوسری طرف ہم یوکرین کے صدر زیلنسکی کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، وہ اپنی شناخت کے لیے لڑیں گے اور اتنی آسانی سے ہار نہیں مانیں گے۔ آخر اس صورتحال میں کتنا خون خرابہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ جب ہم خبریں دیکھتے ہیں تو اس صورتحال کا موازنہ پہلے ہی دوسری جنگ عظیم میں ہونے والی تباہی سے کیا جا رہا ہے۔ Do you see that level of turmoil? I suspect that Ukraine will opt for the Finnish model. میرے خیال میں یہ پوٹن کے لیے بہت ناخوشگوار اور خطرناک امکان ہے۔ ہاں، وہ روایتی جنگ تو جیتیں گے، لیکن اس کے بعد بے شمار جگہوں سے مزاحمت ہوگی، گوریلا جنگ شروع ہو سکتی ہے، اور وہ یوکرین کے علاقے میں جتنا آگے جائیں گے، مشرقی علاقوں کو پیچھے چھوڑ کر، خاص کر مشرقی روسی بولنے والے علاقے، وہاں سے وسطی یوکرین، اور خاص طور پر اگر وہ مغربی یوکرین میں چلے جاتے ہیں تو وہاں مزاحمت نمایاں ہوگی، اور یہ بنیادی طور پر گوریلا وار پر مبنی ہوگی۔ Primarily kind of guerrilla based. نیو یارک بیس یوریشیا گروپ غیر ملکی منڈیوں پر سیاسی اتار چڑھاؤ کے اثرات کا جائزہ لینے والی ایک فرم ہے۔ یوریشیا گروپ نے سن 2022 میں سب سے بڑے خطرات کی اپنی رپورٹ میں روس کو بھی شامل کیا تھا۔ 3 جنوری کو شائع ہونے والی اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ اگر صدر پوٹن مغرب سے اپنی مرضی کی مراعات حاصل نہ کر سکے تو ان کی طرف سے یوکرین میں کسی قسم کی فوجی کارروائی ہو سکتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ یوریشیا گروپ کی یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ ارم عباسی ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ایک اور بھی ایسی ہی رپورٹ ہے جس میں 10 بڑے تنازعات کی نشاندہی کی گئی ہے جو سن 2022 میں سامنے آ سکتے ہیں۔ ارم، کیا دوسری رپورٹ میں بھی یوکرین کا حوالہ دیا گیا، اور اس کے علاوہ کن ملکوں اور تنازعات کو شامل کیا گیا ہے اس میں؟ جی، کہا گیا کہ یوکرین پہ نظر رکھی جائے گی۔ اسد آرم کانفلکٹ لوکیشن اینڈ ایونٹ ڈیٹا ACLED کی جس رپورٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں سن 2022 میں دنیا کو بڑھتے ہوئے تشدد، مظاہروں اور تقسیم و تفریق کا سامنا کرنے پڑے گا، یہ کہا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ میں پرتشدد احتجاج، افریقہ بھر میں دولت اسلامیہ سے وابستہ گروہوں کا عروج، یورپ میں کووڈ کے خلاف پابندیوں پر احتجاج اور مظاہرے، میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج میں اضافہ، بھارت میں ہجوم کی جانب سے تشدد کے واقعات، اور افغانستان میں بڑھتے ہوئے تشدد کی کوئی ایک جامع وجہ نہیں بلکہ مختلف وجوہات بتائی گئی، جن کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے۔ رپورٹ میں جن تنازعات کی نشاندہی کی گئی ان میں گزشتہ برس کی طرح اس سال بھی ایتھوپیا، یمن اور افریقی خطے ساحل کے علاقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نائجیریا، افغانستان، لبنان، سوڈان، ہیٹی، کولمبیا اور میانمار میں جاری پرتشدد واقعات میں بھی اضافے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ افغانستان پر گزشتہ برس اگست میں طالبان کے قبضے کے بعد سے سال کے دوسرے نصف حصے میں اگرچہ مجموعی طور پر تشدد میں کمی آئی، تاہم شہریوں کے خلاف تشدد جاری رہا، جس میں مذہبی اقلیتوں، عورتوں، سابق حکومت کے اہلکاروں کو بڑے پیمانے پر ہدف بنایا گیا۔ ان واقعات کی شرح 37% سے زیادہ رہی۔ اس سال بھی یہ صورتحال جاری رہی۔ جنوری کے آخر تک 36% حملے شہریوں کے خلاف ہوئے۔ رپورٹس کے مطابق 2021 میں افغانستان میں 42,000 سے زیادہ شہری ہلاک ہوئے، 9,600 سے زیادہ سیاسی تشدد کے واقعات اور احتجاجی مظاہرے عمل میں آئے، جبکہ اس سال بھی شہریوں کی سلامتی کو بڑے پیمانے پر خطرات لاحق ہیں۔ ایتھوپیا میں وفاقی حکومت اور ٹیگرے خطے کی انتظامیہ کے دوران 2021 میں مسلسل لڑائی جاری رہی، جس کے نتیجے میں سن 2000 کے بعد سے خطے میں سب سے زیادہ خون ریزی ہوئی۔ لڑائی اس سال بھی جاری ہے، تاہم دونوں فریقین کے بھاری جانی نقصان کی وجہ سے امید کی جا رہی ہے کہ اس سال امن مذاکرات کی کوئی راہ ہموار ہو سکے گی، لیکن تشدد میں اضافے کے خدشات مسلسل موجود ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ایتھوپیا میں 2021 میں 8,500 سے زیادہ عام شہری ہلاک ہوئے، جبکہ سیاسی تشدد اور احتجاجی مظاہروں کے 1,600 سے زیادہ واقعات ہوئے۔ اسد اس رپورٹ میں عالمی عدم استحکام میں اضافے کے رجحان کی مختلف وجوہات بیان کی گئیں، جن میں اشرافیہ، مسلح گروہ، ریاستی افواج اور عام شہریوں کا پرتشدد مقامی سیاست کا حصہ بن جانا شامل ہے۔ اس کے علاوہ مسلح مقابلہ آرائی اور احتساب کا فقدان بھی تشدد میں اضافے کا سبب ہے۔
बहुत शुक्रिया इरम अब्बासी आपका इस हवाले से हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट देने का कि दोनों रिपोर्ट्स में एक कंक्लूजन जो है वो क्या हुआ और अगले 10 जो इस साल के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं। दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। खबरों के पीछे नहीं भागते, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां। मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं, और वो नेकी क्या हो, जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां। अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे थे। आज वहीं और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलोफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरान झा, उमर फारूक, चित्राडार, जीती आरानी, मुर्तजा जहरी। 360 में आप सबको खुशामदीद। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान ने कहा है कि उनका मुल्क यूक्रेन की इलाकाई सलामती के लिए हिमायत करता है और रूस के यूक्रेन पर हमले का उन्हें दुख है, लेकिन तुर्की ने यूक्रेन की इस दरख्वास्त का कोई जवाब नहीं दिया है कि वो आबनाए बॉस्फोरस को रूसी जंगी जहाज़ों के लिए बंद कर दे। उधर तुर्की इस वक्त खासी मुआशी मुश्किलात का शिकार है और महंगाई की शरह 50% से भी तजावुज़ कर चुकी। ऐसे में हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तांबुल के मेयर बढ़ती हुई महंगाई में ज़रूरतमंदों की मदद के लिए तुर्क मुआशरे की एक रिवायत को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रिवायत है क्या और इससे कैसे फ़ायदा उठाया जा रहा है, जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में। कई दहाइयों से इस्तांबुल के एक नानबाई यावूज एराल्दी तुर्की के इस मरकजी शहर में दुकान चला रहे हैं, जहां बहुत सी दूसरी जगहों की तरह रोटी ही गरीबों की रिवायती ग़िज़ा है। लेकिन महंगाई की वजह से कीमतों में 50% से ज़ायद इजाफे से अब ये भी गरीबों की पहुंच से दूर होती नजर आ रही है। यावूज एराल्दी के मुताबिक मुश्किल की इस घड़ी में लोगों की एक बड़ी तादाद खैरात की सदियों पुरानी रिवायत की तरफ रजू कर रही है, जिसे ऑन दी हुक कहा जाता है। एक का हक 3 इजाफी रोटियों की अदायगी करता है। मैं ऑन दी हुक वाले इस बोर्ड पर 3 लिख देता हूँ और ज़रूरतमंदों को पता चल जाता है कि मुफ्त रोटी दस्तयाब है। गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान लोगों की खरीदने की क़ुव्वत बहुत कम हो गई है। बदकिस्मती से अब माहाना तनख्वाह पाने वाले भी पूछते हैं कि खैरात की गई कोई रोटी दस्तयाब है क्या। गुज़श्ता साल तुर्क लीरा की कदर में शदीद कमी से अफराते ज़र और महंगाई में इजाफा हुआ। सरकारी तौर पर इसकी शरह 50% कही जा रही है, लेकिन कुछ गैर जानिबदार स्टडीज़ के मुताबिक ये इससे दुगनी है। कीमतों में इजाफे पर एहतजाज के लिए लोग सड़कों पर आ रहे हैं। गुर्बत के खिलाफ काम करने वाली तंजीमों ने खबरदार किया है कि इस मौसम सरमा में लोगों को खाने या अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए ईंधन के दरमियान दुश्वार इंतखाब का सामना है। इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ के ज़ेर इंतज़ाम इस्तांबुल म्यूनिसिपैलिटी ने बढ़ती हुई गुर्बत को ख़त्म करने के लिए ऑन दी हुक रिवायत को डिजिटली मुतारिफ कराया है। वो लोग जो अपने बिजली और पानी के बिल अदा नहीं कर सकते, वो इन्हीं म्यूनिसिपैलिटी के वेब पेज पर पोस्ट कर सकते हैं, जहाँ कोई भी दूसरा शख्स इनकी जगह अदायगी कर देता है। इस वक्त लोगों को माजी के किसी भी दौर के मुकाबले में ज्यादा मदद की जरूरत है। आदाद शुमार पर नजर डालें तो आप देखते हैं कि नवंबर में 18,000 लोगों ने अपने बिल अदा करने के लिए खैरात का सहारा लिया था। दिसंबर में बिलों की तादाद 25,000 हो गई। 1 फरवरी को सिर्फ एक ही दिन में 10,000 लोगों ने अपने बिल हुक पर डाले। हम जिस संगीन सूरत हाल से दो चार हैं वो मजीद यकजहती का मुतालबा करती है। म्यूनिसिपैलिटी के मुताबिक मदद के लिए दरख्वास्त देने वालों की ये तस्दीक लाजमी है कि वो ज़रूरतमंद हैं भी या नहीं। इस स्कीम के जरिए अब तक 3 लाख से ज़ायद बिल अदा किए जा चुके हैं। राय आमा के जायज़ों के मुताबिक इस्तांबुल के मेयर अकरम इमामोगलू की कोशिशें बराबर साबित हो रही हैं, जिसकी वजह से वो अगले साल होने वाले सदारती इंतखाबात में एक मुमकिना बड़े उम्मीदवार हो सकते हैं। मेयर ने अपनी म्यूनिसिपैलिटी को मुल्क में सबसे ज़्यादा रोटी पैदा करने वाले मकाम में तब्दील कर दिया है, जहाँ एक दिन में 10 लाख से ज़्यादा सस्ती रोटियाँ मिलती हैं। सस्ती रोटी के लिए लगाई जाने वाली कतारें तुर्की की मुआशी तकलीफ की अलामत बन गई हैं। इसकी वजह से मेयर की साख में भी इजाफा हुआ है। ये जबरदस्त काम है, आवाम को बेदार होना चाहिए। इस म्यूनिसिपैलिटी के अलावा तुर्की में ऐसे खिदमात कहीं और मौजूद नहीं हैं।
गुज़श्ता मुआशी बहरान ने इस्तांबुल के एक मेयर यानी मौजूदा सदर रजब तैयब उर्दवान को इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाया था। इमामोगलू के हामियों को उम्मीद है कि इस मामले में तारीख एक बार फिर खुद को दोहराएगी। डोरियन जोन्स के साथ सादिया ज़ेबरांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखें, सुने और पढ़ें VOA उर्दू की स्मार्टफोन ऐप पर। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। कराची का टर्टल बीच कई किस्म के कछुओं की अफजाइश का मरकज़ हुआ करता था, लेकिन अब इनमें से मुख्तलिफ इक़साम में साहिल पर नहीं आती। अब सिर्फ ग्रीन टर्टल ही अंडे देने के लिए साहिल पर आते हैं, जिनके लिए हुकूमत ने ख़ास इंतज़ाम कर रखा है। सिद्रा डार और खलील अहमद की रिपोर्ट। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये टर्टल बीच कहलाता है। नाम की वजह से अगर हम बात करें तो ये वो इलाका है जहाँ पर बड़ी तादाद में अगस्त से फरवरी तक टर्टल्स की आमद होती है। जो मादा टर्टल होती है वो यहाँ पर आकर अंडे देती है, जिसे यहाँ पर वॉलंटियर्स की मदद से इकट्ठा किया जाता है और एक जगह बनी हुई है जहाँ पर रेत में उन अंडों को डाल दिया जाता है। 40 से 45 दिन के बाद उन अंडों में से नए बच्चे निकलते हैं। इस वक्त मैं वॉलंटियर्स के वो बच्चे ले रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त इसमें नज़र आ रहे हैं। ये अपना वक्त पूरा करके अब रेत से बाहर आ चुके हैं और अब इन्हें वापस समंदर में भेजा जाएगा ताकि ये वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। शाम को देखें, रिलीज़ करने का मतलब ये होता है कि रात के टाइम जो ऊपर जो भी परिंदे मंडरा रहे हैं, यानी कि ईगल हो गया, सीगुल हो गया या डिफरेंट दूसरे भी जो जैसे चील, कौवे, ये सब जो ऊपर मंडरा रहे हैं, रात के टाइम वो नहीं होते। और रात के टाइम इनको हम इसलिए ये पैसेज थ्रू करते हैं कि ताकि सेफली वो जाके अंदर जो केव्स हैं वहाँ तक पहुँच जाएं, जहाँ ये जाके अपनी जो नशोनुमा है, जो खाने की जो खाद और खुराक है वो ले सकें और सेफली ट्रेवल कर सकें। इस साहिल का पूरा किनारे से हम लोग जाते हैं ना, उसका जो है वो ऊपर आते हैं ना, तो उसका जो है ट्रैक जो है हम लोग को नज़र आ जाता है। या ऐसा होता है कि उसका जो है वहाँ दूर से हम लोग को नज़र आता है कि ब्लैक सा चीज़ ऊपर जरा हम लोग पता चलता है कि कछुआ आ रहा है। तो ये कछुए को जो है आता है तो फिर हम लोग जो है साइड में खड़ा होते हैं कि इसे लोग तंग ना करे और कुत्ते जो है डायरेक्ट इसके ऊपर हमला करना। अभी हम लोग जो है उसका वेट करते हैं। यहाँ पे जो नाइट पार्टीज़ होती हैं जिसमें म्यूज़िक, लाइटनिंग और उसके अलावा जो लोगों की यहाँ पे रश है, तो उसमें टर्टल को नेस्टिंग के लिए या पिट डिगिंग के लिए बहुत सारे मसले दरपेश आते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ लोग आते हैं, अपना वो गार्बेज यहाँ फेंक के चले जाते हैं, वो उनको स्मेल करके बाहर आती हैं या उनमें से कोई चीज़ अगर खा लेती हैं तो उनके लिए वो प्रॉब्लम होती है। या कोई टर्टल अगर एग लेइंग के लिए आई है बाहर, तो लोग उसे देख के हजूम बना के खड़े हो जाते हैं, जिससे वो डिस्टर्ब होकर वापस चली जाती है। और उसके अलावा यहाँ पे लोग बॉटल्स वगैरह जैसे फेंक देते हैं शीशे की, तो उनके शीशे टूट जाने से या जैसे टूटी हुई बोतलें तो फेंक दी तो उनके फ्लैपर वगैरह कट जाते हैं। तो ये सारे जो है ना वो मसले दरपेश हैं ग्रीन टर्टल को यहाँ पे एग लेइंग के लिए। जी, हम जब भी टर्टल निकलती है तो हम सबसे पहले उसको मेयर करते हैं कि कितनी साइज़ की है। तो अब तक जो हमने जो टर्टल सबसे बड़ी जो मेयर की है वो 4.5 फीट लंबाई और 3.5 फीट चौड़ाई, और वज़न उसका आलमोस्ट तकरीबन 170 kg उससे प्लस था, लेकिन जो कि हम अप्रॉक्सीमेटली एक अंदाज़ा लगाते हैं तो 170 kg से उसका वज़न ऊपर था। और वो जब टर्टल निकलते हैं ना, तो दूसरा काम हमारा ये भी होता है कि मेयरमेंट के बाद हम उसको टैग करते हैं, जो यहाँ का कोड होता है। यानी कि अगर वो फिर ओमान या इंडियन ओशन की तरफ चली गई तो वहाँ पे लोग जब उनको देखते हैं तो उनको अंदाज़ा होता है कि ये पाकिस्तान साहिल से ये कछुआ वहाँ से जो है ना वो माइग्रेट करके या जो मूव करके यहाँ तक पहुँचे। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और प्रोग्राम पर अपने फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।